Let's come to the Basidiomycetes. Basidiomycetes fungus. These Basidiomycetes fungus, commonly called as bracket fungi or puffball fungus, body generally having the branched or septate hyphae, mostly grow on log, soil, tree trunk as parasite like smut and rust. तो इसका मतलब ये है कि ये अधिकतर जो है पौधों पर और जमीन पर या ऐसे पौधों के ऊपर पाए जाएंगे जहां पर ये रोग उत्पन्न करेंगे स्मट या रस्ट के रूप में। तो ये फंजाई जो है अधिकतर स्मट रस्ट कॉज करते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं। इनमें बॉडी तो माइसीलियम होती है, उसमें आपका सेप्टेट होता है, साथ ही साथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जब फंगल बॉडी को अगर तोड़ दिया जाए और तोड़ने के बाद किसी और होस्ट पर डाल देते हैं तो वो जो है फ्रेगमेंटेशन के रूप में ग्रो करेगा। बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, asexual type of spore formation is not found। asexual reproduction के रूप में जो स्पोर्स होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है, सेक्स ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी हमने आपको ये बताया कि इनमें जो है सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। तो इसका मतलब दो सोमैटिक और वेजिटेटिव हाइफी, एक थ्रेड लाइक हाइफी और दूसरा थ्रेड लाइक हाइफी, जो जीनोटिपिकली अलग अलग हों, जेनेटिकल कंटेंट उनके अलग हों। एक ही की बॉडी नहीं, दो जो है फंगस की बॉडी से माइसीलियम या उनके एक एक हाइफी कांटेक्ट में आते हैं, फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद डाइकैरियोटिक फेज बनाते हैं। तो टू हाइफी फ्यूज टू फॉर्म डाइकैरियोटिक फेज एंड फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी वही बनती है जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, और इनमें फ्रूटिंग बॉडी से जो बनेगी बॉडी उसका नाम होता है बेसिडियम या बेसिडियोकार्प कहेंगे। तो बेसिडियोकार्प या बेसिडियम ही वो स्ट्रक्चर है जहां पर अभी तो केवल प्लाज्मोगैमी हुई है, डाइकैरियोफेज है, फिर कैरियोगैमी और मियोसिस पाई जाएगी। और कैरियोगैमी मियोसिस के बाद जो भी, अब मियोसिस से 4 डॉटर सेल्स बनती है, कैरियोगैमी में 2 न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे 2n बनेगा, मियोसिस में फिर अगेन हाफ कंडीशन होगी n बन जाएंगे, और n बनेगा तो वो भी जो बेसिडियम के अंदर मियोसिस होगी वो 4 बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे। 4 बेसिडियो स्पोर्स कैरी हाफ क्रोमोसोम नंबर ओनली n। तो अब ये आगे जर्मिनेट करके फिर नेक्स्ट जो भी फंगल बॉडी बनाएंगे दैट विल बी हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड कंडीशन में पाए जाते हैं। तो इनके स्ट्रक्चरल डिटेल कुछ इस तरह से है, डायग्राम आप ऑब्जर्व कीजिए। इनके डायग्राम में देखिएगा तो आपको पता चलता है कि इनकी जो फ्लोटिंग बॉडी होती है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ऊपर का ये अम्ब्रेला पाइलस होता है, उनके नीचे पाए जाते हैं गिल्स, इन्हीं के अंदर छोटे छोटे जो है बेसिडियो स्पोर्स भरे रहेंगे। और इनमें अगर नीचे देखेंगे तो एक बड़ा सा स्टॉक होता है जिसको हम स्टिप कहते हैं, और स्टिप जुड़ा होता है माइसीलियम से। ये माइसीलियम फिर आगे बढ़ के ग्रो करेगा और हाइफी में जो है पाया जाता है, जो किसी न किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहेगा। तो ये इनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, और फ्रूटिंग बॉडी से जो भी स्पोर निकलेगा जर्मिनेट करेगा, फिर नए माइसीलियम आएंगे, माइसीलियम में से 2 हाइफी फिर फ्यूज करते हैं और अगेन फिर दिस कंडीशन अपीयर होगी, ऐसी कंडीशन। तो ये जो है एगेरिकस में पाया जाता है। कॉमनली वी यूज दिस फंगस एज अ ईडेबल मशरूम, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम टूडस्टूल्स कहते हैं, कुछ ऐसे हैं पॉइजनस मशरूम्स होते हैं, देखने में तो ये सुंदर लगते हैं लेकिन जो है वो पॉइजनस होते हैं। इनके अलावा पक्सीनिया ग्रामिनिस, ये जो है गेहूं के पौधे में और भी जो है पौधों में जो है रस्ट का, ब्लैक रस्ट जो है उत्पन्न करते हैं, स्टेम रस्ट कहा जाता है। इनके अलावा ऑस्टिलैगोट्रिटिकी स्मट फंजाई कहलाते हैं,
ये गेहूं की पूरी बाली को नष्ट कर देते हैं और उसके अंदर ब्लैक ब्लैक स्पोर भर जाते हैं, तो पूरी बाली रहेगी और वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट होती है, ये स्मट होते हैं। ये रस्ट के रूप में रहेंगे, पाउडरी फॉर्म में रहते हैं, पूरे पत्ती को और पूरे ब्रांच को ही खराब कर देते हैं। लाइकोपर्डॉन, लाइकोपर्डॉन ही ऐसा है जो पफ बॉल के रूप में पाया जाता है। पफ बॉल के रूप में दिस इज देयर fruiting body having this mycelium. This puffball is the basidiocarp. तो ये जो है यंग स्टेज में पाए जाएंगे, यंग स्टेज में ऐसा रहेगा पफ बॉल फंगस की तरह, लाइकोपर्डन। तो ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं। लेकिन इसमें जो है हम लोग अधिकतर पार्ट कंज्यूम करते हैं खाने के लिए मशरूम को। दे आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दोज फंजाई who have no any sexual reproductive stage and they kept in this group. Sexual reproductive stage absent, that's why they are known as imperfect fungi. इम्परफेक्ट, ये पूरी तरह से पूर्ण नहीं होते हैं, इनके लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज नहीं मिलती है, इसीलिए इनको जो है इम्परफेक्ट फंगस कह के ड्यूट्रोमाइसिटीज में रखा जाता है। तो ड्यूट्रोमाइसिटीज हियर द फंजाई हु सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज इज अननोन, या तो पता ही नहीं है या खोजी ही नहीं गई है, और नॉट डिस्कवर्ड, केप्ट इन दिस ग्रुप, तो इस ग्रुप में उनको रखा जाता है। हालांकि ये बहुत छोटा सा ग्रुप है, फिर भी इनमें कई तरह के फंजाई पाए जाते हैं, लाइक एज अल्टरनेरिया, ये जो है बीमारी कॉज करता है। ट्राइकोडर्मा, ये सरसों में भी पाया जाता है, अल्टरनेरिया भी मिलेगा, ट्राइकोडर्मा एक्सेट्रा। तो जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी भी नहीं मिलेगी, जो बॉडी रहेगी भी वो क्या होगी, नॉर्मल सोमैटिक बॉडी या वेजिटेटिव हाइफी पाए जाए। वेजिटेटिव हाइफी या तो खुद टूटकर नए ऑर्गेनिजम्स को बनाए, लाइक एज फ्रेगमेंटेशन, दे आर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और बाय प्रोड्यूसिंग एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें पाए जाएंगे जिससे रिप्रोडक्शन मिलेगा। आमतौर पे ये बहुत ज़्यादा जो है बीमारियां उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन ये मिनरल को रिसाइकल्ड करते हैं, रिसाइकल्ड करके इन्वायरमेंट में भेज देते हैं, तो मिनरल रिसाइकलिंग के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो ये जितने भी हैं डिकम्पोजर के रूप में मिलेंगे, डिकम्पोज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को और मिनरल को रिसाइकल्ड करेंगे। यूज फॉर मिनरल रिसाइकलिंग एज डिकम्पोजर। ओके, ये तो ये डिकम्पोजर के रूप में पाए जाएंगे। एज ऑलरेडी यू नो द अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा आर द एग्जांपल ऑफ दिस ग्रुप। कोलिटोट्राइकम फाल्केटम, ये जो है गन्ने में जो है बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सारे फंजाई जितने भी हैं कहीं न कहीं सेप्रोफिटिक या डिकम्पोजिशन के रोल को प्ले करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि बीमारी उत्पन्न करते हैं। तो फंजाई का ये जो ग्रुप है ये ड्यूट्रोमाइसिटीज तक फैला हुआ है, फ्रॉम फाइकोमाइसिटीज टू ड्यूट्रोमाइसिटीज। Let's move to the next two kingdom that we'll discuss in the next two chapters. They are plant as well as animal kingdom. तो हम लोग प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जैसा कि आपकी बुक में भी दिया है, और 5 किंगडम सिस्टम में 3 मेन किंगडम ये पढ़े जाते हैं। चौथा और 5वां किंगडम आगे चल के एक नए चैप्टर के रूप में हम लोगों को मिलेगा, दैट इज द प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। बट we are discussing about the 5 kingdom system, thus there are few lines about the plant kingdom and animal kingdom. Here plant kingdom, kingdom plantae, all the plants including unicellular to multicellular, simple to complex, all the plant material included in this kingdom. They are unicellular, for example some algae which perform photosynthesis like chlorella, chlamydomonas, etc., and aggregate to form a multicellular colonial structure known as volvox, etc.
They are reported as unicellular form of plant and multicellular, like as the rose pea, mango, etc. Bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, all the plants including in the plant kingdom. One more thing is important, they are made up of cell and cell have a special kind of cellulose cell wall. इनकी सेल वॉल पाई जाती है और सेल वॉल में जो है सेलुलोज मिलेगा। और सेल इनके अलावा सेलुलोज के अलावा दे हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो अपना भोजन खुद बनाते हैं तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म, इनमें खास तौर से क्या मिलेगा, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्टेज यानी स्पोरोफिटिक फॉर्म में और गैमीट प्रोड्यूसिंग स्टेज यानी गैमेटिक फॉर्म में, गैमेटोफिटिक फॉर्म में, दोनों ही लाइफ साइकिल में अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो अब यहाँ देखेंगे एग्जिबिट द अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। इनमें एक बार स्पोरोफिटिक और एक बार गैमेटोफिटिक स्टेज जो है पाई जाएगी। तो ये अल्टरनेशन होता किसके बीच में है, बिटवीन द गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफिटिक जेनरेशन। दो जेनरेशन पाई जाएगी, गैमेटोफाइट की और स्पोरोफाइट की। इन दोनों के बीच में लाइफ साइकिल इनकी रोटेट करती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन हियर। तो ये सभी में मिलेगा। अब इनके कई ग्रुप्स में बांटे गए हैं, इट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, दे आर नॉन सीड प्रोड्यूसिंग, नॉन फ्लावरिंग plants, while rose, pea, mango are the example of angiosperm who have covered seed and flowering plant. तो प्लांट को अगर देखा जाए तो हम लोग जो है सारे प्लांट किंगडम को नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो प्लांटी किंगडम में लाइक दैट हियर किंगडम प्लांटी, वी विल मूव टू द नेक्स्ट किंगडम दैट इज एनिमैलिया। एनिमैलिया किंगडम की खास बात ये होती है कि दे आर ऑल्सो यूकैरियोटिक एज वेल एज हियर multicellular organisms. Let's move to the kingdom Animalia. Here the kingdom Animalia, they are also multicellular. मल्टीसेल्यूलर प्लांट के केस में अभी हमने देखा था तो उसमें यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते हैं, यहाँ मल्टीसेल्यूलर पाए जाएंगे। और they are multicellular eukaryotic having the single real nucleus, non chlorophyllous, कोई भी क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं मिलता है, जिसके कारण कि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों से लेते हैं, तो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। विदाउट सेल वॉल, इनके ऊपर चूंकि एनिमल सेल है तो उनके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। विदाउट सेल वॉल कंटेनिंग हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक दूसरों से भोजन लेते हैं, तो भोजन को लेने का क्या तरीका है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। They intake their food by their mouth, then digest, thereafter absorption, assimilation and egestion occurs. All the 5 steps of holozoic mode of nutrition present in these organisms, having ingestion of food, digestion of food, absorption of food and assimilation of food, and thereafter the rest food material expelled out like a egestion. तो egestion इनमें पाया जाएगा। holozoic mode of nutrition, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट एग्जिबिट। इनमें एक चीज और स्पेशल पाई जाती है कि कोई प्लांट है या फंजाई है तो उनको अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो या एक्सट्रीमली एडवर्स कंडीशन दे रहे हो तो ये कोई रेस्पॉन्ड नहीं करते, एज इट इज वहीं पड़े रहते हैं। अगर बॉडी उसको सर्वाइव कर सकती है तब तो उसी में सर्वाइवल होगा, अदरवाइज दे गेट फिनिश्ड। बट इन केस ऑफ एनिमल they changes their environment because locomotion also present here and they exhibit highly developed sensory neuromotor mechanism. इनमें सेंसिटिविटी पाई जाती है। अगर कहीं आग जल रही है तो वहां पे टेम्परेचर और लाइट दोनों मिलेगा, वहां से ये हट जाएंगे, लाइट के प्रति रेस्पॉन्स करेंगे, टेम्परेचर के प्रति रेस्पॉन्स करेंगे। तो ये सब इनमें न्यूरोमोटर मैकेनिज्म के कारण होता है। with the advanced sexual reproduction, asexual या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट पाया जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें स्टेम सेल्स होते हैं तो रीजनरेट करने की टेंडेंसी रखती है, लेकिन नॉर्मली दे हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विथ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
एम्ब्रियोनिक जाइगोट डिवाइड करता है जिससे एम्ब्रियो बनता है, तो ऐसा इसमें डेवलपमेंट पाया जाता है। और हाईली एडवांस ग्रुप ऑफ एनिमल्स इनमें मिलेंगे लाइक एज रैट, मंकी, मैमल्स, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा हियर। तो ये सब के सब जो है किंगडम एनिमैलिया में पुटअप किए जाते हैं, एंड इट विल डिस्कस आफ्टर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज एनिमल किंगडम। तो हम लोग इसको एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। ये दो किंगडम हैं तो काफी बड़े बड़े, लेकिन हम लोग यहाँ डिस्कस छोटे में करते हैं। रीजन, दे आर द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, आफ्टर एनिमल किंगडम हम लोग मूव करते हैं ऐसे ग्रुप्स की ओर जो नॉर्मली 5 किंगडम सिस्टम में तो नहीं पाए जाते हैं, लेकिन दे एग्जिस्ट इन नेचर एंड दे आर कॉल्ड एज वायरसेस। दीज वायरसेस आर नॉन लिविंग एंटिटी। ये जो है जीवित अवस्था में नहीं मिलते हैं, तो नॉन सेलुलर एंटिटी होते हैं। सेल की तरह से इनमें कंपोजिशन भी नहीं पाया जाता है, लेकिन ये काम करते हैं, सर्व करते हैं एक ब्रिज का बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। शरीर के बाहर जब ये पाए जाते हैं तो नॉन लिविंग पाउडर के रूप में उड़ते रहेंगे या ड्रॉपलेट्स के रूप में रहेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसा कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन इज द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड सच रिप्रोडक्शन ओनली ऑकर्स व्हेन दे गेट एंट्री इनटू द लिविंग होस्ट बॉडी। जब ये वायरस किसी होस्ट बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, लिविंग सेल के अंदर इंटर करते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो है आपका नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन मतलब अपने ही जैसी आइडेंटिकल कॉपी बनाएंगे, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जब रिप्रोडक्शन करेंगे तो उसमें ये जो है शो करते हैं अपना फीचर कि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स दैट दे बिकम्स ए लिविंग एंटिटी। तो इस तरह से देखा जाए तो ये नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में एक कनेक्टिव लिंक के रूप में पाए जाते हैं। वायरस हमेशा अधिकतर प्राय जो भी है ये बीमारियां ही उत्पन्न करते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड फ्लू होता है, एड्स, हेपेटाइटिस एंड एट द प्रेजेंट कोरोना, कोविड-19। तो कोविड-19 is also caused by the coronavirus and virus is the non-living entity here. Viruses discovered as the poisonous fluid extracted from the tobacco plant during the study of mosaic disease of tobacco। तो यहाँ पर देखा जाए कि पत्तियों में छोटे छोटे जो है धब्बे हो जाते थे, जिनको मोज़ेक डिजीज कहते हैं। टोबैको प्लांट में टोबैको के लिए उसकी पत्तियों को ही यूज़ किया जाता है, उसी की अच्छी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और उसी पर ये इन्फेक्शन कॉज करके उन पत्तियों को नष्ट कर देते हैं, जिससे उनकी मार्केट वैल्यू भी घट जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जिसको कम करने के लिए इस डिजीज की स्टडी की गई, और स्टडी में ये पाया गया कि इनको लिक्विड के रूप में एक्सट्रैक्ट करके निकाले और फिल्टर किया गया बैक्टीरियल फिल्टर से। बैक्टीरियल फिल्टर के बाद जो लिक्विड प्राप्त हुआ उसको बाद में चल के बेजरिंग ने जो है नाम दिया था कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम। तो ये जो कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम नाम दिया था फ्लूइडम, ये इन्फेक्टिव पॉइजनस लिक्विड के रूप में जाना जाता था। तो ये इन्फेक्टिव लिक्विड फिल्टर करने के बाद किसी दूसरे प्लांट में छिड़क दिया गया और उसमें भी जो है सेम बीमारी हो गई। तो एक चीज इस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकाला गया कि जो भी पैथोजन है या जो बीमारी कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है वो छोटा है बैक्टीरियल सेल से, क्योंकि बैक्टीरियल फिल्टर लगाया गया था, तो उससे भी अगर फिल्टर होके चला जाता है तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि दे आर मच मोर स्मॉलर देन द बैक्टीरियल सेल। एंड एट द फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कवर्ड बाय पास्चर, डीजे इवानोव्स्की। तो इवानोव्स्की ने ही जो है इसको डिस्कवर्ड किया था, वायरस को सबसे पहली बार, लेकिन वो लिक्विड के रूप में मिला और लिक्विड को नाम दिया था कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम बेजरिंग ने। तो इन्होंने नेमिंग की है और ये जो है इन्होंने डिस्कवर किया। लेकिन वहीं तीसरा एक और साइंटिस्ट का नाम आता है इससे जुड़ा हुआ, जिनको हम लोग WM स्टैनले कहते हैं। 1935 में इन्होंने ही जो है
क्रिस्टलाइज फॉर्म में यानी सूखे हुए पाउडर के रूप में वायरस को एक्सट्रैक्ट करके निकाला था। सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में W.M. स्टैनले ने जो है इसको निकाला। तो उन्होंने जो इसकी स्टडी की वो एक पाउडर फॉर्म में मिला, और पाउडर फॉर्म में देखा गया कि इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का पाया जाता है कि इनमें सेल के लाइक सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियर कंटेंट इस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। केवल दो ही मेन चीजें पाई जाती हैं इनमें: बॉडी का ऊपर का कवर, आउटर मोस्ट प्रोटीन कवर, दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन and known as कैप्सिड। कैप्सिड का इनमें कवर पाया जाता है और कैप्सिड प्रोटीनेशियस होता है। ये सब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटी छोटी स्मॉलर यूनिट्स हैं। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड कैप्सोमर। इट मीन्स दैट कि कैप्सोमर मिलकर कैप्सिड बनाता है, और कैप्सिड इसका ऊपर का खोल या आउटर कवर होता है जिसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल, रिप्रोडक्टिव मटेरियल भरा रहता है। और जेनेटिक मटेरियल के रूप में अगर देखा जाए तो मोस्टली RNA हो सकते हैं या DNA हो सकते हैं। तो दो तरह के जो है इनमें जेनेटिक मटेरियल पाए जाएंगे। हम अलग अलग वायरसेस के रूप में अगर देखेंगे तो कुछ वायरसेस हमको लाइक एज एड्स वायरस और कोरोना वायरस, लाइक दिस वन राउंडेड बॉडी कैप्सिड हैविंग द जेनेटिक मटेरियल RNA इनसाइड देम। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी इसी तरह ऊपर बाहर कैप्सिड का कोट मिलता है और RNA मिलता है। बेसिक फंडामेंटल कंस्ट्रक्शन इसी टाइप का पाया जाता है। हर वायरसेस में ऊपर कैप्सिड मिलेगा और भीतर उसका जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल TMV वायरस। TMV itself है वायरस। T टोबैको मोज़ैक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस, TMV वायरस। TMV वायरस अपने इसी स्ट्रक्चर के लिए फेमस है। हालांकि ये रॉड शेप पाए जाते हैं, छोटे छोटे रॉड शेप में मिलेंगे, और उनकी डिटेल अगर देखी जाए तो यही पूरा रॉड जो है कैप्सिड से बना होता है। तो इनके अंदर बाहर कैप्सिड्स मिलेंगे और अंदर की ओर RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। तो ये जो है जेनेटिक मटेरियल के रूप में मिलेंगे कैप्सोमर के अंदर। तो ये बहुत सारी बीमारियों को कॉज करते हैं। ऐसे ही दूसरे और भी वायरसेस पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करके उनको किल कर देते हैं, उनमें मल्टीप्लाई करते हैं। दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफाज वायरसेस। Let us come to the diagram of the bacteriophage virus. This is the diagram of bacteriophage virus having a head, polygonal diamond shape head, along with the genetic material RNA. Here, this is the structure of virus. You can clearly observe that there is a collar as well as a sheet or plate present between the plate and collar. इसको आप देखें, ये सब कुछ पूरी जो बॉडी है वो प्रोटीन यानी कैप्सिड की बनी हुई है, और ये पूरा कैप्सिड का पार्ट जो है, इनके बाद नेक्स्ट जो भीतर है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। इनमें प्रोटीनेशियस स्पाइक्स यानी टेल फाइबर्स पाए जाते हैं जो किसी भी बैक्टीरियल सरफेस पे इनको अटैच होने, अडेयर करने में हेल्प करते हैं। तो अब इनको अगर देखा जाए तो ये बैक्टीरियोफाज हैं, और ये किसी भी बैक्टीरिया पर जब अटैक करेंगे तो लाइक दिस वन, दिस इज द बैक्टीरियल सेल, दिस इज द बैक्टीरियल सेल, Bacillus bacteria, and their plasmid etc. and their nuclear material. तो ये अपना इसे अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें भेजेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी संख्या इतनी बढ़ जाती है कि ये फिर बैक्टीरियल सेल बर्स्ट कर जाएगी और इनके लाइसिस से नेक्स्ट नई असेंबली बनती है न्यू बैक्टीरियोफाज वायरसेस की। तो इसीलिए इनको जो है बैक्टीरियोफाज वायरस कहा गया। दे इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो
अधिकतर अगर जेनेटिक मटेरियल को देखा जाए तो 4 टाइप्स के वायरसेस जो है पाए जाएंगे। व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ वायरस? बिकॉज डीएनए एंड आरएनए बोथ एग्जिस्ट एज देयर जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए या डीएनए के रूप में अगर हम देखते हैं तो इनमें 4 तरह के जो है वायरसेस पाए जाते हैं, जिसमें अधिकतर आरएनए वायरस जो भी हैं वो बीमारियां उत्पन्न करते हैं। फर्स्ट, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। सेकंड, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस and double stranded DNA viruses. These are the 4 kinds of viruses on the basis of the genetic material, and they mostly causes diseases. Here RNA viruses, RNA वायरस जो है वो बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो अब ये एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए कि इनमें कौन कौन से वायरस जो हैं, तो मोस्टली वी स्टडी अबाउट द टोबैको मोजाइक वायरस, टीएमवी, लैम्डा फॉज वायरस एक्सेट्रा, टीएमवी, लैम्डा फॉज वायरस, एड्स virus, that is HIV, human immunodeficiency virus, and next one is corona virus and influenza virus. You can clearly observe that all these viruses causes diseases in their respective host. DMV causes tobacco mosaic disease in plants. Bacteriophage causes disease in the bacteria and destroyed the cell. AIDS, coronavirus, influenza, they are reported in human beings that causes their separate diseases like AIDS and COVID-19 and flu. Here बिसाइड्स दीज, इनके अलावा अगर देखा जाए तो वायरस की ही तरह से कुछ और भी एंटिटी पाई जाती हैं जिनको हम वायरॉइड्स के भी नाम से जानते हैं, प्रियॉन्स के नाम से जानते हैं। तो वो भी जो है इन्हीं के जैसे सिमिलर स्ट्रक्चर है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट इंडिविजुअल। हियर द वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन द वायरसेस। चूंकि ये वायरस से छोटे होते हैं इसलिए इनको जो है वायरॉइड नाम दिया गया, एंड इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय टी.ओ. डिनर, and he discovered this virus like particle viroid inside the potato spindle tuber disease। तो ये अधिकतर बीमारियां उत्पन्न करते हैं। बीमारियां उत्पन्न करेंगे जैसे प्लांट में रहेंगे तो प्लांट में, या किसी भी होस्ट में रहेंगे तो वहां पर। स्ट्रक्चर इनका जो होता है वायरस से थोड़ा सा अलग होता है। वायरस में 2 तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक उनका प्रोटीन का कवर कैप्सिड होता है और उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल। लेकिन यहाँ पर कैप्सिड या प्रोटीन कवर नहीं पाया जाता है, ओनली इन्फेक्शियस फ्री आरएनए मिलता है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्री आरएनए, दैट इज वायरॉइड। और वो आरएनए भी छोटे मॉलिक्यूलर, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, इसीलिए अधिकतर जो है वो डिजीजेस कॉज करता है। तो वायरस की तरह से देखा जाए तो 2 चीजें मिल गई। एक मिला हमको प्रोटीनेशियस पार्ट, और प्रोटीनेशियस पार्ट जो है वो अलग होता है, उसको हम लोग नाम दिए हैं, वो नाम दिया जाता है उनको जो है प्रियॉन्स। एंड आरएनए या जेनेटिक मटेरियल जो होता है केवल इन्फेक्शियस रहेगा, उनको वायरॉइड्स का नाम दिया गया। तो इसी तरह से एक
और भी एंटिटी है जिसको हमने प्रियॉन कहा है। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर फ्री आरएनए आपको मिलता है, इन्फेक्शियस फ्री आरएनए दैट कॉजेस डिजीज, व्हाइल इन केस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म दे आर प्रियॉन्स। चूंकि यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल, इसलिए बता दिया जा रहा है प्रियॉन्स they are low molecular weight infectious proteins only। तो इनको प्रियॉन्स का नाम दिया गया है, ये भी जो है बीमारियां उत्पन्न करते हैं। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज द lichen and I already told you lichen are the symbiotic association of fungi and algae. Lichens, mutual association of algae and fungi, symbiotic relation होता है। Lichen have two parts. Two parts in the construction of lichen. Lichen is a dual organism. Lichen is a dual organism. Why? Because it have association of algal partner and fungal partner. तो लाइकिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्टनर है इनके, एक एल्गल पार्टनर है एल्गी और दूसरा फंगल पार्टनर है फंजाई। एल्गी को कहा गया एल्गल पार्टनर इज नोन एज फाइकोबियॉन्ट एंड फंगल पार्टनर इज नोन एज माइकोबियॉन्ट। What is the role of this phycobiont? They perform photosynthesis to make food. ये भोजन बनाने का काम करता है, लेकिन भोजन तभी बनेगा जब सनलाइट उपस्थित हो और साथ ही साथ क्लोरोफिल हो। इट मीन्स दैट दे ऑलवेज हैव क्लोरोफिल कंटेनिंग एल्गी हियर। एंड बिसाइड्स दिस mycobiont, they have hyphae, mycelium, that increases the absorptive surface area. That's why they collect water and mineral from the surrounding and they give their water and mineral to the algae for photosynthesis। तो ये भोजन बनाने के लिए पानी और मिनरल्स को प्रोवाइड करता है जबकि ये भोजन बनाते हैं। इनको ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ फूड मटेरियल देते हैं और ये बदले में उनको जो है भोजन देते हैं। सच काइंड ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बियोसिस एंड सिम्बियोसिस प्रेजेंट इन द लाइकिन। Besides these lichen, some other also organism reported. They are known as mycorrhiza. Mycorrhiza, mycos means fungi, rhiza related with the roots. Mycorrhiza are the example of this symbiotic association. This is all about the viruses, viroids, prions, and thereafter the symbiotic association lichens. Lichens हालांकि पाए जाते हैं हर जगहों पे, लेकिन they are good pollution indicator। pollution indicator के रूप में ये पाए जाएंगे। तो पॉल्यूशन इंडिकेटर का रोल क्या होता है? पॉल्यूशन इंडिकेटर वहां से ये नॉर्मली नॉन पॉल्यूटेड एरिया में लाइकेंस पाए जाते हैं। जब वहां के एयर में पॉल्यूशन आ जाता है तो ये धीरे धीरे वहां से डिसअपियर हो जाते हैं। इनका डिसअपियरेंस ही शो करता है कि यहाँ के एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैल चुका है। वैसे इनका यूज जो है डाई बनाने के लिए भी किया जाता है। ब्लू कलर की डाई बनाते हैं, लिटमस के लिए किया जाता है, एसिड बेस इंडिकेटर के लिए किया जाता है, बट दे आर पॉपुलरली नोन फॉर द एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। ओके, थैंक यू।